हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। फार्मा टुडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 1895 जर्मनी, एक फिजिसिस्ट अपनी लेबोरेटरीज में हर रोज की तरह कुछ एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब पर कर रहे थे। कैथोड रे ट्यूब को क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता है। इस कैथोड रे ट्यूब में एक कांच की ट्यूब होती है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड लगे हुए होते थे और इस ट्यूब के अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं होती थी। ये एक्सपेरिमेंट किसी भी फिजिसिस्ट के हर रोज किए जा रहे एक्सपेरिमेंट से अलग नहीं थे, पर आज कुछ अलग हो गया था। जब इन ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी दी गई तब इनमें से कुछ रेज निकली और वह उस कैथोड रे ट्यूब से बाहर निकलकर सामने लगी स्क्रीन पर चमकने लगी, जिससे स्क्रीन का रंग हरा हो गया। पर यहाँ एक अजीब सी चीज देखी गई और वो ये थी कि ये जो रेज निकल रही थी वो अपने सामने आने वाले सभी सॉलिड चीजों को पार कर जा रही थी, मतलब उनके आर पार हो जा रही थी। ये बिल्कुल भी समझ से बाहर था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रेज कौन सी थी और वो फिजिसिस्ट कौन थे और इस रेज ने कैसे मेडिकल की फील्ड में क्रांति ला दी थी। जर्मनी 1895। डॉक्टर विल्हम रोंटजन 50 साल के एक फिजिसिस्ट रूटीन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फिनोमिना की स्टडी पिछले कई सालों से कर रहे थे। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बीच उन्होंने कुछ अजीब सी चीज होते हुए देखी। जब उन्होंने इस कैथोड रे ट्यूब को एक काले कार्डबोर्ड के अंदर रख दिया, इस कार्डबोर्ड के बाहर रखे स्क्रीन पर हरी ग्रीन लाइट दिखाई देने लगी। अब ये रेज थी वो समझ से बाहर थी। इसके पहले शायद ही किसी ने ऐसी किरणों के बारे में बताया था। ऐसे में डॉक्टर विल्हम ने इसे एक्स रे कह दिया, जैसे हम अनजान चीज़ों के लिए बोल देते हैं कि मान लो ये एक्स वाई जेड है। इसी तरह उन्होंने भी इसे एक्स रे कह दिया। एक्स रे, जिसे रोंटजन विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि इसे रोंटजन विकिरण क्यों कहा जाता है। एक्सरे हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रूप है जिसमें वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट किरणों की तुलना में कम और गामा किरणों की तुलना में लंबी होती हैं। मोटे तौर पर एक्सरे में 10 नैनोमीटर से 10 पिकोमीटर तक की वेवलेंथ होती है। तो क्या रोंटजन से पहले एक्सरे किसी ने नहीं देखी? तो इसको जानने के लिए हिस्ट्री में और पीछे चलते हैं। साल 1785 विलियम मॉर्गन ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को एक पेपर प्रस्तुत किया जिसमें एक्सरे की तरह चमक पैदा करने वाली किरणों के बारे में बताया गया था और ऐसा माना जाता है कि यह एक्सरे ही थी। फिलिप लेनार्ड ने 1888 में एक ट्यूब बनाई जिसे लेनार्ड ट्यूब कहते हैं। उन्होंने भी इसी तरह की किरणों को देखा जिसे लेनार्ड रेज कहा, जबकि यह हो सकता है कि एक्सरे ही हो। इस तरह और भी कई लोगों ने एक्सरे से मिलती जुलती किरणों को देखा, जैसे लुडविग ज़ेंडर, फर्नांडो सैनफोर्ड और निकोल टेस्ला। हो सकता है इन सब ने सही में एक्सरे को ही देखा हो, पर रोंटजन ने इस पर इंटरेस्ट के साथ काम किया और पहली बार पेपर पब्लिश करवाया। रोंटजन ने उस दिन दो चीजें सीखी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ट्यूब से निकलने वाली किरणें कोई साधारण रोशनी नहीं थी। यह एक नए प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज थी जो किसी भी सॉलिड मटेरियल को पार कर दूसरी तरफ से निकलने और दूसरी तरफ की रखी हुई चीजों को रोशन करने की क्षमता रखती थी। इस खोज से प्रोत्साहित होकर उन्होंने इन किरणों पर और अधिक प्रयोग किए। रोंटजन ने यह भी पता लगाया कि किरणें ह्यूमन टिश्यू से तो गुजर सकती हैं, लेकिन हड्डियों और मेटल की वस्तुओं से नहीं।
और जब ये किरणें हमारी बॉडी के किसी पार्ट से गुजरती है तो टिश्यू को तो पार कर लेती है पर हड्डियों को पार नहीं कर पाती हैं, जिससे इन हड्डियों की एक परछाई सी बन जाती है या फोटोग्राफिक इम्प्रेशन बना देती है, जिसके लिए लेबोरेटरीज में अवेलेबल फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था। रोन्टजन ने पहली बार अपनी वाइफ बर्था के हाथों की एक्सरे फिल्म डेवलप की, जिसमें साफ साफ सारी उंगलियों की हड्डियां नजर आ रही थी। अपने हाथों की हड्डियों को देखकर बर्था डर गई और रोने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैंने अपनी मौत को देख लिया है। इन सब फाइंडिंग को रोन्टजन ने दिसंबर 1925 को पब्लिश करवाया था। रोन्टजन की खोज से वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक्सरे का उपयोग करके प्रयोग दोहराने में सक्षम थे, क्योंकि कैथोड ट्यूब पहले से ही बहुत लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपलब्ध थी। इन रहस्यमयी किरणों के बारे में अखबारों और पत्रिकाओं में कई तरह के लेख छपते थे, कुछ वास्तविक और कुछ काल्पनिक। यह वैज्ञानिकों के शोध का विषय और जनता के बीच रहस्य और जिज्ञासा का विषय बन गया। रोन्टजन ने ऑन ए न्यू टाइप ऑफ रे शीर्षक से अपना शोध पत्र तैयार किया और उसे वुर्जबर्ग में इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन को सौंप दिया। रोन्टजन के प्रयोग को दोहराना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कैथोड ट्यूब हर यूनिवर्सिटी के भौतिक विभाग में उपलब्ध थी। बाद में उपकरण में धीरे धीरे सुधार हुआ और अस्पतालों ने चिकित्सा प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दिया था। अपने समय के कई वैज्ञानिकों से अलग रुख रखते हुए उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइजेशन या अभूतपूर्व खोजों का पर्सनल क्रेडिट लेने का इरादा अपने मन से निकाल दिया। रोन्टजन ने अपनी एक्सरे प्रोसेस को पेटेंट कराने से इनकार कर दिया। एक्सरे की खबर एकेडमिक वर्ल्ड से ऊपर निकलते हुए बड़ी तेजी से हर जगह फैल गई। 1896 के शुरुआती महीने में मेडिकल प्रोफेशनल्स को सर्जरी के बिना ह्यूमन बॉडी के अंदर झांकने की संभावना ने उत्सुकता से भर दिया था। 1 जनवरी 1896 को रोन्टजन ने यूरोप के अलग अलग जगह पर अपने जान पहचान के डॉक्टरों को लेटर लिखा और उन्होंने इस एक्सरे के मेडिकल यूज के बारे में उन्हें बताया। क्लिनिकल कंडीशन के लिए एक्सरे का पहला इस्तेमाल जॉन हॉल एडवर्ड्स ने बर्मिंघम इंग्लैंड में 11 जनवरी 1896 को किया था, जब उन्होंने एक अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में फंसी हुई सुई का रेडियोग्राफ लिया। 14 फरवरी 1896 को हॉल एडवर्ड सर्जिकल ऑपरेशन में एक्सरे का इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान बन गए थे। अब मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि हमारे देश भारत में एक्सरे कब से इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एक्सरे की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ऐसे में हमारे देश के साइंटिस्ट भी इस पर प्रयोग करना चाहते थे। ऐसे में एक डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार ने कोलकाता में एक्सरे से बनने वाली ट्यूब को खरीदने का ऑर्डर यूरोप की एक कंपनी को दिया। ऑर्डर के बाद 11 जून 1896 को उन्होंने ये ट्यूब रिसीव की और 20 जून 1896 से उन्होंने एक्सरे पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, पर वह सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कई बार ट्राई किया और आखिरकार 23 जून को कलकत्ता में उन्होंने पहली बार फोटोग्राफ लेने में, एक्सरे लेने में कामयाबी हासिल की। इस क्रांतिकारी खोज के लिए डॉक्टर विल्हेम रोन्टजन को 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार है। विज्ञान में उनका योगदान प्रसिद्धि या धन की महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं था, बल्कि प्रकृति के रहस्यों के प्रति
अटूट जिज्ञासा और आश्चर्य की भावना से प्रेरित था। 1909 तक एक्सरे मशीन बन गई और अस्पतालों में उनका बड़े पैमाने पर उपयोग आम हो गया। 13 साल बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। 4 साल तक चला। इस युद्ध के दौरान यह एक्सरे मशीन वरदान साबित हुई। तब तक मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज कर ली थी, जिससे एक्सरे मशीन के माध्यम से ह्यूमन ऑर्गन की फोटोग्राफिक प्लेट बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई थी। वार के दौरान मैरी क्यूरी ने एक पोर्टेबल एक्सरे व्हीकल डिज़ाइन किया, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। युद्ध के दौरान इस मशीन ने लगभग 1 मिलियन लोगों की जान बचाई। आज हम जो रेडियोग्राफिक मशीनें देखते हैं वो बहुत ही बाद में डेवलप हुई। शुरू में रेडियोग्राफ कांच की फोटोग्राफिक प्लेटों पर बनाए जाते थे। जॉर्ज ईस्टमैन ने 1918 में फिल्म के साथ अपने प्रयोग शुरू किए। डिजिटल क्रांति ने रेडियोग्राफी की तस्वीर को बदल के ही रख दिया है। आजकल रेडियोग्राफिक छवियां या फोटोग्राफ डिजिटल कैमरों से ली जाती हैं और डिजिटल फॉर्मेट में ही स्टोर की जाती हैं। रेडियोग्राफी की खोज ने मेडिकल फील्ड में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। अब इस मशीन के जरिए शरीर की अंदर की वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो हमारी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। एक्सरे के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों, फेफड़ों, हड्डियों और अन्य संरचनाओं को आसानी से देखा जा सकता है और उनकी स्टडी की जा सकती है। हालांकि फिर भी अत्यधिक रेडियोग्राफी बनाने में लगभग 30 साल लग गए। 1930 तक रेडियोग्राफी दुनिया भर में फैल गई और चिकित्सा क्लिनिकों और अस्पतालों में इसका उपयोग किया जाने लगा। लेकिन इस खोज के कुछ नेगेटिव पहलू भी थे। जैसे जैसे एक्सरे का उपयोग बढ़ता गया, वैसे वैसे इसके खतरों के बारे में भी जागरूकता बढ़ती गई। किसी दूसरी विकिरणों की तरह एक्सरे भी लंबे समय तक संपर्क में रहने पर टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकती है और यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन सकती है। शुरुआती दिनों में इसके खतरों को नहीं समझा गया था और डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट और यहाँ तक कि कई मरीज भी अनजाने में खतरनाक स्तर के विकिरण के संपर्क में आ गए थे। 1903 क्लेरेंस मेडिसन डेली नाम का एक आदमी, जिसकी ये आदत थी कि अपने हाथ के बार बार एक्सरे करना, इस तरह उन्होंने अपने आप को कई बार एक्सरे से एक्सपोज किया, जिसके बाद क्या हुआ कि उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया और वो 1 साल तक ही जिंदा रह पाए। तो इस तरह ये पहले इंसान थे जो एक्सरे से होने वाले खतरे का शिकार बने। विल्हेम रोएंटजन अपनी खोज के चिकित्सा और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ज़्यादा दिनों तक देख नहीं पाए। 1923 में 78 साल की उम्र में वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी कायम है। एक्सरे मशीन मेडिकल डायग्नोसिस की आधारशिला बन गई, जिसने ऐसी परिस्थितियों का पता लगाकर अनगिनत लोगों की जान बचाई जो कभी दिखाई ही नहीं देती थी। आज रोएंटजन का नाम फिजिक्स और मेडिसिन की दुनिया में अमर है। रेडिएशन एक्सपोजर के मेजरमेंट की यूनिट को उनके सम्मान में रोएंटजन नाम दिया गया है। रोएंटजन की खोज हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे ज़्यादा परिवर्तनकारी सफलताएं भव्य डिजाइनों से नहीं बल्कि जिज्ञासा के शांत क्षणों से आती है। ऐसे क्षण जब कोई प्रश्न उत्तर की ओर ले जाता है और कोई दुर्घटना संभावनाओं के लिए नए क्षेत्र का द्वार खोलती है। यह एक अंधेरे कमरे में एक साधारण चिंगारी थी, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते को रोशन किया। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए।
थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।